हाय दोस्तों, पिंकू स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। और हमने रियासतों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अपने कुछ रियासतें बाकी रह गई थी, 2 या 3 रियासतें। तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं और उन रियासतों के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने अगली क्लास में अलवर रियासत तक हो गया था। तो अलवर रियासत से अपन स्टार्ट करते हैं वापस। कौन सी रियासत से? 15वें नंबर पे आती है अलवर रियासत। अलवर रियासत, अलवर रियासत जिस पर कौन से वंश ने शासन किया था? नरुका राजवंश ने। कौन से राजवंश ने? नरुका राजवंश ने। कौन से राजवंश ने? नरुका राजवंश ने। कौन से राजवंश ने शासन किया? नरुका राजवंश ने। फिर इसके बाद 16 नंबर पे आती है अपने कौन सी रियासत? आमेर रियासत या जयपुर रियासत। आमेर रियासत या जयपुर रियासत। आमेर रियासत या जयपुर रियासत जिस पर कौन से राजवंश ने शासन किया? कछवाहा राजवंश ने। कौन से राजवंश ने? कछवाहा राजवंश ने। कौन से राजवंश ने शासन किया? कछवाहा राजवंश ने शासन किया। और कछवाही राजवंश की एक शाखा मानी जाती है नरुका राजवंश। ठीक है, यह नरुका राजवंश कछवाहा राजवंश से ही अलग हुआ है। तो आमेर रियासत के बारे में अपन कहते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? कौन सी रियासत है? आमेर या जयपुर रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से। 17वें नंबर पर पढ़ेंगे अपन कौन सी? सिरोही रियासत। सिरोही रियासत। सिरोही रियासत पर कौन से राजवंश ने शासन किया? कौन से राजवंश ने शासन किया? देवड़ा राजपूतों ने या देवड़ा राजवंश ने सिरोही पर शासन किया। यहाँ पे लिखेंगे अपन देवड़ा राजवंश। कौन से राजवंश ने शासन किया? देवड़ा राजवंश ने। और अलवर पर नरुका राजवंश ने। और अलवर के संस्थापक कौन थे? राव प्रताप सिंह। कौन थे? राव प्रताप सिंह। फिर सिरोही के बाद अपन पढ़ेंगे 18वें नंबर पर शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत? शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। कौन सी? शाहपुरा रियासत। यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा रियासत। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा रियासत। फिर अपन पढ़ेंगे लास्ट की जो रियासत बची अपनी, टोंक रियासत। कौन सी रियासत? टोंक रियासत। यह रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत मानी जाती है। कौन सी रियासत? टोंक रियासत। क्या मानी जाती है? एकमात्र मुस्लिम रियासत मानी जाती है जिसके संस्थापक है अमीर खान पिंडारी। कौन है? अमीर खान पिंडारी। 19वें नंबर पे जो है टोंक रियासत। टोंक रियासत। टोंक रियासत राजस्थान की एक मात्र मुस्लिम रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत।
कौन सी है? टोंक। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक अमीर खां पिंडारी। कौन थे? अमीर खां पिंडारी। तो अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में देखा। इसमें अपनों ने राजस्थान में 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतों के बारे में अध्ययन किया। तो अपनों ने ठिकाने कौन कौन से पढ़े? निमराना ठिकाना जो कहाँ पे? अलवर में। फिर अपनों ने पढ़ा कुशलगढ़ ठिकाना जो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। फिर लावा जो पहले जयपुर में था लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पे? टोंक जिले में। फिर अपनों ने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर या मेरवाड़ा प्रांत के बारे में पढ़ा जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अपनों ने 19 रियासतों के बारे में अध्ययन किया। 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत में पढ़ा अपनों ने कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ या उदयपुर रियासत। फिर जिसके बाद अपनों ने पढ़ा डूंगरपुर रियासत, फिर पढ़ा बांसवाड़ा रियासत, फिर प्रतापगढ़ रियासत। इन चारों रियासतों पर शासन करने वाले राजवंश का नाम है गुहिल राजवंश। और इस गुहिल राजवंश के जो राजा महाराजा थे वह रावल या महारावल की उपाधि धारण करते थे या उपाधि धारण लगाते थे या धारण करते थे। जिसके बाद उन्होंने पढ़ा मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत के बारे में उन्होंने पढ़ा कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है जोधपुर रियासत। फिर जोधपुर रियासत के बाद में उन्होंने पढ़ा बीकानेर रियासत। फिर उसके बाद पढ़ा किशनगढ़ रियासत। किशनगढ़ मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। किशनगढ़ और कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना है और किशनगढ़ एक रियासत है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस जगह। फिर कुशलगढ़, जिन तीनों जो मारवाड़, बीकानेर और कुशलगढ़, इन तीनों पर शासन करने वाला जो राजवंश है वह राठौड़ राजवंश है। इसके बाद अपनों ने पढ़ा बूंदी रियासत, कोटा रियासत और झालावाड़ रियासत। इन तीनों रियासतों पर हाड़ा राजवंश ने शासन किया। किस राजवंश ने शासन किया? हाड़ा राजवंश। और झालावाड़ राजवंश के बारे में कहा जाता है, झालावाड़ रियासत के बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी जिसकी स्थापना 1438 में हुई थी। जो कोटा के राजा थे, कोटा के जो संस्थापक माने जाते हैं मदन सिंह, जिनका ही सेनापति था, वो उनसे अलग होकर झालावाड़ को बताता है या झालावाड़ पर अलग कर देता है, कोटा से झालावाड़ क्षेत्र को अलग कर देता है। जो अंग्रेज 1938 में इसको रियासत के रूप में घोषित कर देते हैं। फिर अपने उसके कोटा बूंदी और झालावाड़ के बाद पढ़ा भरतपुर रियासत और धौलपुर रियासत, जिन पर जाट राजवंश ने शासन किया। फिर अपनों ने पढ़ा इसके बाद जैसलमेर रियासत और करौली रियासत। इन दोनों रियासतों पर यादव राजवंश ने शासन किया। जो जैसलमेर राजवंश है वह अपने नाम के पीछे सिंह शब्द का प्रयोग करते थे और जो यादव करौली के यादव थे वह अपने नाम के पीछे पाल शब्द का प्रयोग करते थे। उसके बाद अपनों ने पढ़ा कौन सी रियासत के बारे में पढ़ा? भरतपुर धौलपुर के बाद अपनों ने पढ़ा अलवर रियासत। कौन सी रियासत? अलवर रियासत नहीं, अपनों ने कौन सी रियासत के बारे में पढ़ा? जैसलमेर रियासत और करौली रियासत, दोनों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अपनों ने अलवर रियासत के बारे में पढ़ा जिस पर नरूपा राजवंश ने शासन किया। अलवर रियासत के जो संस्थापक थे वह राव प्रताप सिंह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राव प्रताप सिंह। जिसके बाद अपनों ने पढ़ा आमेर रियासत या जयपुर रियासत। यह राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है जनसंख्या की दृष्टि से। फिर अपनों ने पढ़ा सिरोही रियासत। सिरोही रियासत पर देवड़ा राजपूतों ने शासन किया। जिसके बाद अपनों ने पढ़ा शाहपुरा रियासत। यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। जिसके बाद अपनों ने पढ़ा टोंक रियासत। यह एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत मानी जाती है जिसके संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। अब इसके बाद अपन राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और मेवाड़ राजवंश की स्थापना करते हैं या मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या स्टार्ट करते हैं? मेवाड़ राजवंश
समझ में आ जाएगा। मेवाड़ राजवंश पे किसने शासन किया? मेवाड़ राजवंश पर गुहिल राजवंश ने शासन किया, या मेवाड़ राज्य पर गुहिल राजवंश ने शासन किया। यहाँ पर लिखेंगे मेवाड़। मेवाड़ पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? गुहिल राजवंश या गुहिलोद राजवंश, उसको कहते हैं गुहिलोद राजवंश। उसका गुहिल या गुहिलोद राजवंश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 566 ईस्वी पूर्व। अब आप सोच रहे होंगे हर एक कोचिंग क्लास में से ही पढ़ाते हैं, राजवंश स्टार्ट कर दिया, मेवाड़ शब्द क्या है, मेवाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, मेवाड़ स्टार्ट किया, मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ये प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। हम इन सारे प्रश्नों का निवारण करेंगे आज। सबसे पहले तो मेवाड़ देखते हैं कि आखिरकार मेवाड़ क्षेत्र है क्या। मेवाड़ क्षेत्र, एक बात ध्यान रखना कि मेवाड़ क्षेत्र 4 जिलों से मिलकर बना है। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र कितने जिलों से मिलकर बना है? 4 जिलों से मिलकर बना है। पहला है भीलवाड़ा, जिसका कुछ भाग आता है, भीलवाड़ा पूरा नहीं आता है, भीलवाड़ा का कुछ भाग आता है। फिर पूरा उदयपुर आता है, फिर जिसके बाद आता है अपना राजसमंद, फिर जिसके बाद आता है चित्तौड़। इन 4 जिलों से मिलकर मेवाड़ क्षेत्र की बना है, या मेवाड़ क्षेत्र बना है। अब मेवाड़ क्षेत्र गुहिल राजवंश 566 बहुत पुरानी बात है कि मेवाड़ क्षेत्र पर मेव जाति का अधिकार माना जाता है। बहुत पुरानी, या महाभारत काल में जो मेवाड़ क्षेत्र था, इस पर मेव जाति का अधिकार था, और मेव जाति का अधिकार होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा। तो अपन ये देख लेते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ का अर्थ, तो मेवाड़ शब्द का अर्थ देखते हैं। मेहू द्वारा रक्षित प्रदेश क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। मेव या मेरो द्वारा रक्षित प्रदेश क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। मेवो द्वारा रक्षित प्रदेश क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। मेवो द्वारा रक्षित प्रदेश क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। अब मेवाड़ पर गुहिल राजवंश का स्थापना कैसे हुई, या मेवाड़ तक गुहिल राजवंश कैसे पहुंचा, गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मेवाड़ समझ में आ गया। मेवाड़ 4 जिलों से मिलकर बना क्षेत्र मेवाड़ है। कितने जिलों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है? 4 जिलों से। अब अपन गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति, गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के 2 फैक्ट माने जाते हैं, या 2 अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग उत्पत्ति बताई है गुहिल वंश की। सबसे पहले अपन इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल ने जो गुहिल की उत्पत्ति के बारे में मत दिया है कि गुहिल ईरान के नौशे का आदि की संतानें मानी गई। किसकी संतानें मानी गई? किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार गुहिल राजवंश की उत्पत्ति
ईरान के नौशेखा आदि से मानी गई। अव्वल ग्रंथ में क्या कहा है कि जो गुहिल राजवंश है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ईरान के नौशेखा आदि की संतान बताया गया है गुहिल राजवंश को, या गुहिल को किसकी संतान बताया गया है? अबुल फजल के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति ईरान के नौशेखा आदि से मानी जाती है। लेकिन अपने एक और इतिहासकार है, प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार क्या है? गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान बताया गया है इसको। किसको? गुहिल राजवंश को। गुहिल राजवंश को गुजरात के गुहिल राजवंश को गुजरात के शिलादित्य की संतान बताया गया है। क्या बताया गया है कर्नल जेम्स टोड ने? कि गुहिल राजवंश है वह किसकी संतान है? गुजरात के शिलादित्य की। लेकिन मेवाड़ राजवंश को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं जगह मेवाड़ के अनेक राजाओं ने अपने आप को सूर्यवंशी कहा है। तो सूर्यवंशी किस प्रकार हुए मेवाड़ के राजा, तो उसके बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा विषय है ताकि अपने को कभी ऐसा नहीं लगे कि आखिर क्या ये सूर्यवंशी शब्द का प्रयोग किस प्रकार हुआ, या तो आदि की संतानें बताई जा रही है, ये सूर्यवंशी कैसे हुए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोनों मत देखिए, उसके बाद अपन गुहिल राजवंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई सूर्य से वही देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्वास, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सूर्य से मानी जाती है, या सूर्य का पुत्र माना जाता है विश्वान को। अब विश्वान के ही वंश में जन्म लेते हैं राजा दशरथ। कौन जन्म लेते हैं? राजा दशरथ। तो राजा दशरथ के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। अब राम के दो संतानें हुई, जो लव और कौन था? कुश। लव और कुश दो संतानें हुई। माना जाता है कि कुश की 108वीं संतान या 108वां वंशज कौन था? विजय भूप। कौन सा? विजय भूप। किसकी संतान मानी जाती है? कुश की 108वां वंशज माना जाता है विजय भूप को। अब विजय भूप के समय तक विश्वान से लेकर विजय भूप के समय तक जो इनकी जो राजधानी होती है क्या होती है? अयोध्या। क्या होती है इनकी राजधानी? अयोध्या। विश्वान से लेकर 108वें वंशज तक, लव के 108वें वंशज विजय भूप तक इनकी राजधानी होती है अयोध्या। परंतु विजय भूप क्या करता है इस प्रकार से समझ लेते हैं। ये कुछ भारत वैसे अच्छा बना तो नहीं है, पर
इसे हम मान सकते हैं। भारत में यहाँ पे है गुजरात। गुजरात के अंदर एक नगर है, उसका नाम है वल्लभी नगर। कौन सा नगर? वल्लभी नगर। अब यहाँ पे मान लिया अपन अयोध्या। क्या है यहाँ पे? अयोध्या। अब अयोध्या से के राजा कौन थे? विजय भूप। विजय भूप। तो वो यहां से कहां चले जाते हैं? गुजरात। और अपनी राजधानी क्या बनाते हैं? वल्लभी नगर को। कौन से नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं? वल्लभी नगर को। कौन सी? विजय भूप अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? वल्लभी नगर को। अब वल्लभी नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं तो विजय भूप कई वंशज कौन है? शिलादित्य। कौन है विजय भूप के वंशज? शिलादित्य। तो यहाँ वल्लभी नगर के शासक कौन बने? किन्हीं के वंशज बने। कौन? शिलादित्य वंशज। कौन बने? शिलादित्य। अब शिलादित्य कहाँ पे राज करते हैं? गुजरात में। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जो गुहिल वंश है उसकी संतान किसको? शिलादित्य की संतान ने किसको बताया? गुहिल वंश को। तो शिलादित्य से गुहिल वंश की स्थापना मानी जाती है। गुहिल वंश की क्या बोलते हैं? गुहिल वंश के पूर्वज कौन है? शिलादित्य। यहां तक समझ में आया? शिलादित्य तक। अब शिलादित्य से पढ़ते अपन कि राजा गुहिल का जन्म किस प्रकार होता है। तो राजा गुहिल किस प्रकार मेवाड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार करते हैं और उन्होंने किस प्रकार मेवाड़ पर अपना आधिपत्य किया, किसकी सहायता से किया, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं गुहिल का जन्म। गुहिल का जन्म किस प्रकार हुआ। अब गुजरात। क्या? वल्लभी नगर। इसके शासक कौन? शिलादित्य। ये शासक कौन? शिलादित्य। अब शिलादित्य शादी करते हैं या शिलादित्य विवाह करते हैं किससे? आबू की परमार राजकुमारी। आबू की परमार राजकुमारी कौन? पुष्पावती के साथ। कहाँ की राजकुमारी थी? आबू की राजकुमारी कौन थी? पुष्पावती। जिसके साथ क्या करते हैं? शिलादित्य का विवाह होता है। अब शिलादित्य का विवाह होने के बाद इनके 6 पुत्रियां होती है। इनके कोई भी पुत्र नहीं होता है। तो जब वह कौन? पुष्पावती अगली संतान को जन्म देने वाली थी, तब वो कहां पे जाती है? अपने पियर में। कहां पे जाती है? अपने पियर में। कहां पे? आबू। और किस लिए जाती है? कि आबू में एक मंदिर है। इसका अबूदा माता का मंदिर है। कौन सी माता का? अबूदा माता का मंदिर है, जहां पर मन्नत मांगी जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत
मांगने जाती है। कहाँ पे जाती है मन्नत मांगने? कहाँ पे जाती है मन्नत मांगने? अबूजा देवी। कहाँ पे? आबू में। गुजरात में कौन है? शीला देवी। लेकिन इसके आबू जाने के पश्चात जो गुजरात है वल्लभी नगर, जिस पर किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण, अरबों का, जिसके कारण क्या नष्ट कर दिया जाता है? वल्लभी नगर को नष्ट कर दिया जाता है और शीलादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पुष्पावती कहाँ गई हुई है? आबू। और यहाँ पे क्या हुआ है? अरबों का आक्रमण और वल्लभी नगर को नष्ट कर दिया गया है और शीलादित्य की मृत्यु हो गई है। अब राजपूत प्रथाओं के अनुसार, राजपूत प्रथाओं के अनुसार जिस स्त्री का पति मर जाता है वह अपने पिता के घर पर नहीं रह सकती है। राजपूत प्रथाओं के अनुसार जिस स्त्री का पुत्र मर जाता या पति मर जाता है वह अपने पिता के घर नहीं रह सकती है, मतलब उसको उसके पति के साथ ही सती होना पड़ता है। लेकिन राजपूतों में एक प्रथा और है कि जब किसी महिला के पेट में संतान होती है या वह महिला गर्भवती होती है तो वह अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती है। तो दोनों स्थिति किस पर लागू होती है? पुष्पावती पर। वो क्या करती है? अपने पति के साथ सती भी नहीं हो सकती है क्योंकि उसके वो गर्भवती थी, वह पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगने के लिए आबू गई थी और राजपूत प्रथाओं के अनुसार वह अपने पिता के यहाँ पे आबू भी नहीं रह सकती है। तो कहाँ जाती है? यहाँ से आबू से निकलती है तो कहाँ? गुजरात तो जा नहीं सकती है क्योंकि गुजरात में किसका अधिकार हो गया? अरबों का। और वल्लभी नगर नष्ट हो चुका है। तो गुजरात के और आबू के मध्य ये यहाँ पे एक जगह है वीरनगर। वीरनगर। तो वीरनगर में एक विधवा ब्राह्मणी कमलावती के घर रहती है। किसके घर रहती है वो? एक विधवा ब्राह्मणी कमलावती के घर पर रहती है। कौन रहती है? पुष्पावती, जो किसकी पत्नी है? शीलादित्य की पत्नी। वो ब्राह्मणी के घर पर रहती है, कमलावती नाम की ब्राह्मणी के घर पर। कहां पे? वीरनगर के अंदर रहती है। अब यहां पर रहकर वो एक पुत्र को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? पुत्र को जन्म देती है और पुत्र जन्म के बाद या पुत्र के जन्म के पश्चात वह अपने पति की याद में सती हो जाती है। पुत्र जन्म के बाद वह अपने पति की याद में सती हो जाती है और पुत्र किसको सौंप देती है? कमलावती को। किसको सौंप देती है? कमलावती को। तो कमलावती क्या है? एक विधवा है, समाज के भेद में वह पुष्पावती के पुत्र का लालन पालन कहां पे करती है? कहां पे करती है? गुफाओं में। किसके पुत्र का लालन पालन गुफाओं में किया जाता है? पुष्पावती और शीलादित्य के पुत्र का लालन पालन कहां पे करती है? कमलावती नाम की महिला गुफाओं में। क्यों? समाज के भय के कारण, क्योंकि विधवा स्त्री के घर बच्चा, तो वो समाज के भय के कारण उसका लालन पालन कहां पे करती है? गुफाओं में करती है। और गुफाओं में लालन पालन होने की वजह से क्या नाम पड़ता है उसका? गुहिल। गुफाओं में लालन पालन होने की वजह से कमलावती के पुत्र का नाम या पुष्पावती के पुत्र का नाम क्या पड़ता है? गुहिल पड़ता है। अब गुहिल का जन्म हो चुका है। गुहिल के जन्म तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि गुहिल का जन्म किस प्रकार होता है, कहां पे होता है। तो गुहिल का जन्म हुआ वीरनगर के अंदर। गुहिल कहां पे? वीरनगर। और वीरनगर में कमलावती उसको
अपने पूर्वजों की कहानी सुनाती है, अपने पिता के बारे में बताती है, अपनी माता के बारे में बताती है। तो वीरनगर से वह इसकी सहायता लेता है, भीलों की सहायता से कहाँ पे आक्रमण करता है? वीरनगर से भीलों की सहायता से मेवाड़ पर। कहाँ पे? मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और मेवाड़ क्षेत्र में कौन राज करते हैं? किसका शासन है? मेव जाति का। तो मेव जाति को पराजित कर मेवाड़ को अपने साथ या अपना अधिकार कर लेता है। किस पर? मेवाड़ पर। कौन अधिकार कर लेता है? गुहिल। गुहिल मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है भीलों की सहायता से। और भील मेवाड़ जो गुहिल है उनकी सहायता क्यों करते हैं? गुहिल उनको वचन देता है कि मेरे राज्य में आपको बिना कर दिए रखा जाएगा, या मेरे राज्य में आपको रहने के लिए कोई कर या कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस वचन के आधार पर भील किसकी सहायता करते हैं? गुहिल की। और गुहिल की सहायता करते हैं तो गुहिल मेवाड़ पर मेव जाति को पराजित कर मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो अब मेवाड़ पर अधिकार किसने किया? गुहिल ने। गुहिल ने मेवाड़ पर अधिकार किया तो इसके संस्थापक कौन माने जाएंगे? राजा गुहिल। और राजा गुहिल ही गुहिलोत वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आखिरकार वास्तविक संस्थापक बप्पा राउल को माना जाता है, लेकिन राजा गुहिल ने इसकी स्थापना की मेवाड़ की। तो राजा गुहिल के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। ये संस्थापक आदि पुरुष। अब राजा गुहिल के बारे में पढ़ के अपन अगले राजा पढ़ेंगे। राजा गुहिल माता पुष्पावती, पिता शिलादित्य और लालन पालन करने वाली कौन थी? कमलावती। कमलावती द्वारा लालन पालन किया गया। किसके द्वारा लालन पालन किया गया? कमलावती के द्वारा। ठीक है। अब इनके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 504 डिस्ट्रिक्ट की बात थी, यहाँ पे स्थापना हुई थी। अब इसके बाद अपन आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।